Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is nephrology and clinical biochemistry. क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से एक अलग सवाल आना है और नेफ्रोलॉजी से एक अलग सवाल आना है। स्टार्ट करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम से। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में क्या होता है, जब भी कोई किडनी की डिजीज होती है उसमें आपको जो एडीमा है वो पेरी और वाइटल एडीमा होता है। पहले फेस से एडीमा स्टार्ट होता है, फिर वो पूरी बॉडी में फैल जाता होता है। ठीक है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, हैवी प्रोटीन यूरिया होगा, 3.5 ग्राम पर 24 आवर से ज़्यादा का होगा प्रोटीन यूरिया। इसमें एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होगा जिसकी वजह से प्लूरल एसाइटिस हो जाएगा। ग्लोबुलिन्स का लेवल कम तो इन्फेक्शन हो जाएगा। एंटीथ्रोपिन 3 ये कम हो गया तो हाइपर कोआगुलेबिलिटी होगी, डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आपको जनरलाइज एडीमा होता है, पहले फेस से स्टार्ट होता है, पेरी और वाइटल स्वेलिंग होगी, फिर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया और लिपिडूरिया देखने को मिलता है। बच्चों में जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो क्या होता है, मिनिमल चेंज डिजीज होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन काज बच्चों में मिनिमल चेंज डिजीज होता है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या कराते हैं, यूरिन की एग्जामिनेशन करते हैं, 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन एस्टिमेशन करते हैं जिसमें आपको 3.5 ग्राम से प्रोटीन ज़्यादा देखने को मिलेगी। यूरिन की माइक्रोस्कोपी कराओगे उसमें आपको फैटी कास्ट मिलेगी या कुछ आरबीसी कास्ट भी मिल सकती है जो कि नॉर्मल होती है। ब्लड एग्जामिनेशन कराओगे, सीबीसी या सार सीआरपी करा लोगे, सीरम एल्ब्यूमिन कराओगे वो कम होगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल कराओगे ज़्यादा होगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और लिपिडूरिया देखने को मिलता है। एंड द कंफर्मेशन टेस्ट इज रीनल बायोप्सी। मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर लाइट माइक्रोस्कोपी नॉर्मल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको पोर्टोसाइट ऑफ द फूड प्रोसेस की बेसमेंट देखने को मिलती है और इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव देखने को मिलती है। क्लियर। और जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, अडल्ट में मेम्ब्रेनस होता है और बच्चों में मिनिमल चेंज डिजीज होता है। ज़्यादा बूढ़े पेशेंट में या एचआईवी वाले पेशेंट में फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होता है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्या ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट पे आपने हाई डोज स्टेरॉइड देने होते हैं और साइक्लोफॉस्फामाइड ऐड करना होता है। इसके अलावा रीनल रीनल कॉज में लाइक प्रोटीन यूरिया हो रहा है, एडीमा हो रहा है, तो उसके लिए एस इनहिबिटर देते हैं, एआरबीस देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं। क्लियर, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, फॉर एग्जांपल कोई हाइपर कोagulability या तो एंटीकोगुलेंट दे देंगे, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया तो स्टैटिन्स ऐड कर देंगे, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे देंगे, सर्जरी के अंदर नेफ्रेक्टमी है या रीनल ट्रांसप्लांटेशन आ जाएगा। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में पेरी और बटल स्वेलिंग है, बायलैटरल एंकल एडीमा है। सही है। ब्रेथ साउंड कम है दोनों साइडों पर, डेट मीन्स प्लूरल फ्यूजन हुई पड़ी है। ओके, सही हो गया। बाकी अगर आप यहाँ पे देखो, चेस्ट एक्सरे में देखो प्लूरल बायलैटरल प्लूरल फ्यूजन लिखी हुई है। सही है। और जेवीपी नॉट रेस्ड है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन और बर्न भी ठीक है, तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम को इंडिकेट कर रहा सिनेरियो। ओके, सही हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबल जो काज होगा बच्चों में वो मिनिमल चेंज डिजीज होता है। बाकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो काजेज होते हैं आप उसको दो में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज होती है जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम कराते हैं, मिनिमल चेंज डिजीज है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी। लेकिन यहाँ पे इसने आईजीए नेफ्रोपैथी भी लिखा हुआ है। आईजीए नेफ्रोपैथी तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है, हेमाचूरिया करवाती है, और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ये मिक्स्ड होता है। अच्छा, कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा, लाइक हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, एचआईवी है, एंड कुछ कैंसर है जो कि करवा सकते हैं, लाइक लिम्फोमा है, एसएलई है। ओके, हॉटस्किन लिम्फोमा, मेलानोमा, कार्सिनोमा ये करवा सकते हैं। जबकि सिस्टेमिक डिजीज के अंदर डायबिटीज मेलाइटस को नहीं भूलना, अमाइलाइडोसिस और एसएलई इसको नहीं भूलना। ड्रग्स में आपने याद रख लेना है, ओके, सी बी एच से, सी से कैप्टोप्रिल, पी से पेनिसिलिन और एच से हीरोइन आपने पढ़ लेनी है। ठीक है। इसके बाद है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में आपको क्या मिलता है, निमोनिक है, होप। एच से हिमाचूरिया और हाइपरटेंशन होता है। ओ से आपको क्या देखने को मिलता है, ओलिगोयूरिया आपको देखने को मिल सकता है, यूरिन की आउटपुट कम हो जाती है और ओलिगोयूरिया की वजह से एजोटीमिया होगा और एजोटीमिया की वजह से यूरीमिया देखने को मिलेगा। ओके, पी से क्या होता है, पी से आपको क्या देखने को मिलता है, पी से प्रेशर प्रेशर लाइक, बल्कि पी से प्रोटीन यूरिया, सॉरी प्रोटीन यूरिया 3 से कम का होता है, लेकिन और उसमें 3.5 से ग्राम से ज़्यादा का था नेफ्रोटिक में। और ई से क्या है, एडीमा आपको देखने को मिलता है। माइल्ड हाइपरटेंशन है, हिमाचूरिया है और ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है। हीमोचूरिया इसका हॉलमार्क होता है। ठीक है। अगर आपको हीमोचूरिया के साथ हेमोप्टिसिस देखने को मिले या पल्मोनरी हेमरेज देखने को मिले, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले तो वो गुड पास्चर सिंड्रोम होता है। अगर आपको वास्कुलाइटिस देखने को मिले, अपर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, अपर और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक की फाइंडिंग देखने को मिले तो वैगना ग्लोमेरुलोमेटोसिस है। अगर आपको सोर थ्रोट की हिस्ट्री हो, इसके लिए एक से लेकर 4 हफ्तों के बाद स्मोकी या कोला कलर्ड यूरिन आए तो वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आता है। अगर पाल्पेबल रैश होता है, पर्परा होता है, एब्डोमिनल पेन है, जॉइंट पेन है, माइक्रोस्कोपिक हीमोचूरिया तो वो हिनोशोलिन पर्परा होता है। अगर माइक्रोस्कोपिक हीमोचूरिया 1 से लेकर 2 दिन के बाद हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या जीआईटी इन्फेक्शन के बाद, तो आईजीए नेफ्रोपैथी होता है जिसको बर्जर डिजीज कहते हैं। और अगर आपको आर्थराइजिया मिल रहा है, रैश मिल रहा है, ओरल अल्सर है, एनीमिया है, फोटोसेंसिटिविटी है, तो एसएलई में जो ल्यूपस नेफ्राइटिस इसकी हिस्ट्री मिल रही है। लाइक अगर क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, हिमोप्टोसिस है, ओके, क्रैकर्स मिल रही है, तो ये
गुड पास्चर सिंड्रोम होता है। गुड पास्चर सिंड्रोम में आपने क्या कराना होता है, एंटीबॉडी टेस्टिंग करनी होती है, एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज आपने देखनी होती है। क्लियर, सही हो गया। और चूंकि इसमें एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज हैं और ये रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले तो आपने क्या करनी है, प्लाज्मा एक्सचेंज करना है, प्लाज्मा फेरेसिस करनी है। वंस अगेन स्टेरॉइड्स में आप प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन स्टार्ट कर लोगे। इम्यूनोसप्रेसिव में साइक्लोफॉस्फामाइड है, ज़ेथियोपिरिन और माइकोफिनोलेट है। निमोनिक का स्कैम, स्टेरॉइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, ज़ेथियोपिरिन, मिथोट्रेक्सेट है। इसके अलावा एंटी बी लिम्फोसाइट ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक इन्फ्लिक्सिमाब है, रिटोक्सिमाब है। एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, लाइक बेड रेस्ट है, साल्ट रिस्ट्रिक्शन है कि प्रोटीन यूरिया ना हो, डायरेटिक्स है, एंटी हाइपरटेंसिव और शॉक और इन्फेक्शन को कम कर देंगे। इसके बाद है कि 30 ईयर ओल्ड की फीमेल है, जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग है, ठीक है, ओके, जो कि स्टार्ट हुई थी फेस से, दैट मीन्स रीनल डिजीज है, आर्थरेल्जी और पेनफुल ओरल अल्सर है, एसएलए का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, एचबी कम हो गया, एनीमिया वो पड़ा है, ईएसआर एलिवेटेड है, और एल्ब्यूमिन आपको देखने को मिल रहा है +3 का। तो ये ल्यूपस नेफ्राइटिस है। ल्यूपस डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ट्रीटमेंट में वंस अगेन क्या होता है, वही स्कैम रट्टा मारना है, स्टेरॉइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, एज़ाथियोप्रिन, मिथोट्रेक्सेट है, माइकोफिनोलेट देंगे रिमिशन को मेंटेन करने के लिए, और एंटी बी लिम्फोसाइट ड्रग देंगे, लाइक बेलिमुमाब, रिटोक्सिमाब है, और कॉम्बिनेशन थेरेपी ज़्यादा देते होते हैं, स्टेरॉइड और आईवी साइक्लोफॉस्फामाइड की। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम गुड पास्चर हो जाएगा। इसके बाद ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट अदर देन डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स के अलावा भी आप स्कैम इस्तेमाल करते होते हैं, और एंटी बी लिम्फोसाइट में रिटोक्सिमाब और इन्फ्लिक्सिमाब देते होते हैं, और कहते हैं कि इस पेशेंट में आपको सीवीएस के इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। ओके, लाइक मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ने बता दिया, तो आपको सीवीएस के इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एंटीथ्रोबिन 3 लॉस हो जाता है यूरिन के अंदर, एंटीथ्रोबिन 3 की डेफिशिएंसी होती है। वैसे ये तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बता रहा है। एंटीथ्रोबिन 3 की डेफिशिएंसी होगी है, हाइपरकोगुलेबल स्टेट होती है, डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एमआई, स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन यूरिया को देखने के लिए आप एस इनहिबिटर और एआरबी इस्तेमाल करते हैं। एस इनहिबिटर में आपकी कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रामिप्रिल है, जबकि एआरबीज़ में लोसार्टेन, कैंडिसार्टेन, वेल्सार्टेन आ जाती है। क्लियर, और अगर एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, तो आपने रीनल ट्रांसप्लांटेशन करनी होती है। इसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन पे देखो, बच्चा है, हीमाचूरिया है, इससे पहले फीवर, सोर थ्रोट हुआ था कुछ दिन पहले, वो पाल्पेबल परपरा रैश है बटक्स पे और लोअर लेग्स पे, तो ये नॉट शॉलिन परपरा होता है। जब बायोप्सी कराओगे रीनल बायोप्सी, तो आपको आईजीए डेपोजिशन देखने को मिलेगी। ओके, ये आपको देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इंटरसेप्शन होती है, आईबीडी है जिसकी वजह से परफोरेशन हो सकती है, एक्यूट किडनी इंजरी या एंड स्टेज रीनल फेलियर हो सकता है। इसके बाद है कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्रिसेंटिक लीजन होती है, 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 होता है एंटी जीबीएम होता है, गुड पास्चर सिंड्रोम होता है। टाइप 2 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है, लाइक आईजीए नेफ्रोपैथी, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ल्यूपस नेफ्राइटिस है। तो टाइप 3 या फोसी इम्यूनाई है, लाइक अगर आपको सी अनका देखने को मिले तो वैगनर है, और पी अनका देखने को मिले तो माइक्रोस्कोपिक पोलिंजाइटिस या चोरिक स्ट्रॉस सिंड्रोम है। इसके बाद 29 ईयर ओल्ड है, रेडनिंग ऑफ यूरिन है, दैट मींस हीमाचूरिया है, आफ्टर अ रीसेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, दैट मींस आईजीए नेफ्रोपैथी हो सकती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सही है, आईजीए नेफ्रोपैथी में नॉर्मल होता है, हीमाचूरिया और डिस्मोर्फिक आरबीसी है। तो आईजीए नेफ्रोपैथी बर्जर डिजीज को आपने सबसे ऊपर रखना होता है। इसमें मेसेंजियल आईजीए डेपोजिशन होती है। डिफरेंशियल में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और गुड पास्चर सिंड्रोम आ जाएगा। ओके, इसके बाद ये क्लासिकल सिनेरियो आया, सोर थ्रोट की हिस्ट्री है, स्मोकी कोला कलर्ड यूरिन आ रहा है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है, एडीमा आ गया है। अगर सोर थ्रोट के 1 से लेकर 4 हफ्तों के बाद हिस्ट्री मिले, तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, और स्किन के इन्फेक्शन के बाद 6 हफ्ते, यानी स्किन के इन्फेक्शन के बाद 6 हफ्ते, और 1 से लेकर 4 हफ्ते आफ्टर द थ्रोट इन्फेक्शन। तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का टाइम फ्रेम बता दिया। इन्वेस्टिगेशन क्या-क्या कराओगे आप? सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करा लोगे, सीरम एल्ब्यूमिन करा लोगे जो कि कम होगा, कॉम्प्लीमेंट्स करा लोगे वो कम होंगे, कॉम्प्लीमेंट स्पेसिफिक होते हैं, एएसए का टाइटर करा लोगे जो कि थ्रोट के इन्फेक्शन में रेज़्ड हो जाता है, और एंटी डीएनए से स्किन के इन्फेक्शन में, लिम्फेटिको में बढ़ जाती होती है। यूरिन एग्जामिनेशन कराओगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा, हीमाचूरिया देखने को मिलेगा, स्मोकी कलर्ड या कोका कोला कलर्ड यूरिन होगा, जबकि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको आरबीसी कास्ट मिलेगी। रीनल अल्ट्रासाउंड कराओगे, और जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो रीनल बायोप्सी होती है। ओके, रीनल बायोप्सी में लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी, हाइपरसेलुलैरिटी देखने को मिलेगी। ओके, और कॉम्प्लीमेंट्स की और आईजीजी की डेपोजिशन होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको सब एपिथेलियल हम्प्स मिलते होते हैं। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंस डेपोजिट आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बायलैटरल होता है, एक्यूट फ्लैंक पेन करा सकता है, वेग डिस्कम्फर्ट होता है, हाइपरटेंशन करा देता है, बायलैटरल पाल्पेबल मास होता है, और फैमिली हिस्ट्री मिलती है सडन डेथ की।
सडन कार्डिक डेथ में बोलने वाला था। अच्छा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज दो तरह का होता है, अडल्ट में ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और बच्चों में ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ओके, और फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको बायोलेटरल पाल्पेबल मास मिलते हैं और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में अल्ट्रासाउंड सबसे बेस्ट होता है। अगर आप इंट्रावेनस यूरोग्राफी कराओगे, अच्छा मैंने सर्जरी में कहा था कि किडनी के लिए आप क्या कराते हैं, रेडियोलॉजी में आईसीयू, इंट्रावेनस यूरोग्राफी, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड होती है। ओके, अल्ट्रासाउंड बेस्ट टेस्ट है, सेंसिटिव एमआरआई है। और अगर आईवीयू कराते हो तो आपको वाटर ड्रॉपिंग वाटर लिली साइन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही है। और क्या क्या एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है, तो इसमें क्लोनिक डायबिटिकुला होते हैं, हाइपरटेंशन होता है, एयोटिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन होती है, बैरी एनेरिज्म होता है, एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकते होती है। क्लियर, और क्लोनिक डायबिटिकुला हो गया, और आपको लीवर में सिस्ट देखने को मिल सकती है। ड्रग फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो वो टोलवेप्टिन होती है जो कि प्रोग्रेशन को रोक देती है। इसके अलावा इनहिबिटर ईआरबी साथ दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल फेल्योर है। एक्यूट किडनी इंजरी आपको कुछ ही देर में यानी 2 दिनों में 48 आवर्स के अंदर क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, यूरिन आउटपुट का 0.5 से कम हो जाना, तो ये इंडिकेट होता है। तो एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होगा, यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, यूरिया का लेवल 40 से बढ़ जाएगा। क्लियर। इसके बाद क्रिएटिनिन का लेवल 1.2 से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर। और यूरिन की आउटपुट कम हो जाएगी, ओलिगोयूरिया आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद स्पेसिफिक सिम्पटम ऑफ एजोटीमिया, जो एजोटीमिया होता है जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, तो एजोटीमिया को आप 3 में डिवाइड करते हैं, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। जो प्री रीनल होता है वॉल्यूम लॉस की वजह से होता है, लाइक वॉमिटिंग, डायरिया, बर्न्स, हैमरेज। और रीनल वाला ये रीनल डिजीज की वजह से देखने को मिलता है। मोस्टली जो होता है ना वो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, जो कि नेफ्रोटॉक्सिक हो सकता है या फिर इस्कीमिक हो सकता है या फिर एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है, जबकि पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, गुर्दे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है लाइक स्टोन है, या गुर्दे के बाहर है लाइक प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट है या कोई ट्यूमर है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया अचानक ही, एक मिनट, सॉरी ये सफ़र रिपीट हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे है कि एक 72 ईयर वुमन है जिसने यूरिन पास नहीं किया, मतलब उसको ओलिगोयूरिया हो रहा है, और असल में एडमिट हुई थी निमोनिया की वजह से। निमोनिया की वजह से डायरिया हुआ, और डायरिया की वजह से क्या हो गया, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया और ओलिगोयूरिया हो गया। दैट मींस रीनल एजोटीमिया। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे, सीबीसी कराओगे, इसमें आपको एचबी कम मिलेगा ड्यू टू हिमोलिसिस है। आरएफटी करा लोगे, आरएफटी में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। एबीजीज कराओगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स कराओगे, हाइपरक्लीमिया होगा, हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा, कैल्शियम कम होगा, सोडियम कम हो जाएगा, यूरिक एसिड का लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद यूरिन एग्जामिनेशन कराओगे, ओलिगोयूरिया आपको देखने को मिल सकता है, प्रोटीन हो सकती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कास्ट देखने को मिल सकती है, कास्ट हाइरीन वाली हो सकती है। ठीक है। अच्छा, जो मडी ब्राउन कास्ट होती है ना, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में देखने को मिलती है। इसके बाद बायोमार्कर फॉर अर्ली एकीआई, तो एकीआई के लिए कौन कौन से बायोमार्कर होते हैं, निमोनिक है, CAIN, केन। सी से सिस्टेटिन, सी होता है, ए से आपका होता है, ओके, नहीं बल्कि किंक है, सॉरी, निमोनिक है, किंक। सी से सिस्टैटिन सी है, आई से इंटरल्यूकिन 18 है, एन से न्यूट्रोफिल जिलेटिनेज एसोसिएटेड लाइपोकैलिन है, और के से किडनी इंजरिंग मॉलिक्यूल है, तो सिंक आ जाएगा। क्लियर। सिस्टैटिन, इंटरल्यूकिन, न्यूट्रोफिल जिलेटिनेज एसोसिएटेड लाइपोकैलिन और किडनी इंजरी मॉलिक्यूल है। उसके बाद रीजनल इमेजिंग कराओगे, पहले एक्सरे कराओगे, फिर अल्ट्रासाउंड करा लोगे, बेस्ट यही होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, फिर आईवी यूरोग्राफी करा लोगे, एमआरआई करा लोगे, लास्ट में रीनल बायोप्सी करा लोगे। अब मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं प्री रीनल एजोटीमिया की। तो सबसे पहले आपने फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिया है तो आपने आईवी फ्लूइड्स देने हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है। यूवोलेमिक है तो आपने फ्लूइड की इनटेक को मैच करना आउटपुट के साथ, और मजीद आपने 500 ml देने हैं ताकि इनसेंसिबल लॉस को कवर कर सके। और अगर हाइपरवोलेमिक है तो आपने लूप डाययूरेटिक या डायलिसिस करना होता है। सोडियम बैलेंस को मेंटेन करना है, पोटेशियम का बैलेंस को मेंटेन करना है, लाइक हाइपरक्लीमिया को ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे, वो एक क्वेश्चन आएगा। और एसिड बेस बैलेंस को ठीक करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो आपने आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट आपने देनी होते हैं। ठीक है। और कैल्शियम फास्फोरस की बैलेंस को आपने ठीक करना होता है, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्सिलेट या फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट देते होते हैं। ओके। अब डाइट के अंदर आपने प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन को, साल्ट की रिस्ट्रिक्शन को आपने कम करना होता है, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन को आपने ठीक करना होता है, और आपने नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग को अवॉइड करना होता है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग कौन सी है, एस इनहिबिटर है, एआरबीस है, एनसेड्स है, मेटफॉर्मिन है, जो कि रीनल एक्सीडेशन होती है। क्लियर। तो ये सारी जनरल मैनेजमेंट थी। अब आ जाती है स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अंदर। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में वही है कि अगर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है तो आपने रीनल परफ्यूजन को स्टोर करना होता है। इंट्रिंसिक किडनी डिजीज है, उसमें आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है, स्टीरॉयड और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देना होता है। पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपने ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना होता है। ड्रग एड्यूस है तो आपने फंडिंग एजेंट को करना होता है। और वंस अगेन, अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जिसमें डायलिसिस है,
और डायलिसिस आपको पता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस होता है और इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, हीमोडायलिसिस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे देख लो, अल्ट्रा सेंसेशन है और यूरिन को बहुत कम पास कर रहा है, नोजिया वॉमिटिंग हुई थी, ठीक है, और 3 दिन से हुई थी जो कि रेड इन कलर थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है, फेस की पफिनेस है, किडनी का डिजीज है और ब्रूजिंग हो गया, मतलब पुलिस ने अच्छा खासा मारा था, रेब्डोमाइलोसिस हुआ और रेब्डोमाइलोसिस की वजह से नेफ्रोटॉक्सिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया। तो हाइपरकालीमिया को कैसे मैनेज करते हैं? नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टेबलाइज करते हैं, तो आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे, 10% ऑफ 10 ml आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट है। फिर पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करोगे, बीटा 2 एगोनिस्ट दोगे, आईवी ग्लूकोज दोगे, इंसुलिन 5 आईयू दोगे, 5 इंटरनेशनल यूनिट है, और आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट दोगे, और पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालोगे, कैसे निकालोगे? फ्यूरासिमाइड दोगे, सही है। इसके बाद आप रिजोनियम दे दोगे और डायलिसिस दे दोगे। अब प्रेसिपिटेटिंग कॉज इन दिस पेशेंट, तो पहले हुआ क्या है कि मसल की इंजरी हुई है प्रिजनर की, रेब्डोमायोलाइसिस हुआ, रेब्डोमायोलाइसिस से मायोग्लोबिन यूरिन के अंदर आया, ओके, मायोग्लोबिन यूरिया हुआ है, ट्यूब्यूल्स की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ट्यूब्यूल की टॉक्सिसिटी हो गया और ट्यूबुलर डैमेज हो गया है। इमीडिएट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? सबसे पहले आईवी फ्लूइड देना होता है और रीनल वेज़ोडाइलेटर देने हैं ताकि रीनल परफिजन मेंटेन हो जाए। क्या दोगे? डोपामाइन दोगे। फिर डायलिसिस कराओगे और आप वाइटल्स को मॉनिटर करोगे। डीवीडी से रट्टा मारना है, आईवी फ्लूइड्स और डीवीडी, ओके, डोपामाइन, वाइटल्स और डायलिसिस करना होता है। डायग्नोसिस क्या होगा इस केस में? डायरिया है तो प्री रीनल एज़ोटीमिया आपको इंडिकेट हो जाएगा। इस केस में देखो सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया है, दैट मीन्स प्री रीनल एज़ोटीमिया होता है। अब लेबोरेटरी एब्नॉर्मैलिटीज़ बताई हुई है कि इसमें क्या होता है रीनल एज़ोटीमिया में, ओके, आपको सोडियम कम मिलेगा, सोडियम डाइल्यूट हो जाता है फ्लूइड की वजह से। हाइपरकैलेमिया आपको देखने को मिलेगा, यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। यूरिया 40 से ज़्यादा का होगा, क्रिएटिनिन 1.2 से ज़्यादा का होगा, पोटेशियम 3.5 से लेकर 5.5 तक होता है, उससे ज़्यादा हो जाएगा 5.5 से, और सोडियम क्या हो जाएगा 135 से 145 होता है, उससे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना डिफरेंट टाइप्स को कंपेयर किया हुआ है, अब इनको मैं ईजी करके बता देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ओके, पोस्ट इनल को तो आपने याद नहीं करना, उसको आप छोड़ दो बेशक, पोस्ट इनल वाले को, ठीक है। ओके, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किडनी के अंदर कास्ट कौन कौन सी होती है। हाइलिन कास्ट होती है, डिहाइड्रेशन में देखने को मिलती है, पीरियडल फेलियर में देखने को मिलती है, आरबीसी कास्ट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में देखने को मिलती है, ग्रैनुलर मडी ब्राउन कास्ट एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में देखने को मिलती है, इओसिनोफिल वाली कास्ट एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में देखने को मिलती है, व्हाइट डब्ल्यूबीसी कास्ट पाइलोनेफ्राइटिस में आपको देखने को मिलती होती है, ठीक है। अच्छा, प्री रीनल और रीनल को कैसे सेपरेट करना होता है, ठीक है। प्री रीनल के अंदर जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ओवर क्रिएटिनिन रेशो ये क्या होती है 20 से ज़्यादा होती है, जबकि इंट्रा रीनल के अंदर 20 से कम होती है। यूरिनरी सोडियम के बारे में बात करूँ तो यूरिनरी सोडियम 20 मिलीकुलेंट से कम होगा प्री रीनल में, जबकि रीनल में क्या होगा 20 से ज़्यादा का होगा। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम 1% से कम होती है प्री रीनल में, रीनल में 1% से ज़्यादा की होती है। यूरिन की ऑस्मोलैलिटी प्री रीनल में 500 से ज़्यादा की होती है और इंट्रा रीनल में 300 से कम हो जाती है। ऐसे आपने डिफरेंशिएट करना है इसको, सही हो गया। ऑलमोस्ट ये भी हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। हाँ, इसके बाद हमारा सीकेडी वाला है, फिर यूरोलिथियासिस और फिर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, तो ये काफ़ी छोटा चैप्टर है। सीकेडी वाले की तरफ आ जाते हैं। सीकेडी वाले में क्या होगा, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होगी, लॉन्ग हिस्ट्री होगी, इसमें आपको ब्रेथलेसनेस मिलती है, कोस्मल ब्रीदिंग में मिलती है, वैसे कोस्मल ब्रीदिंग डीके में भी होती है। कोस्मल ब्रीदिंग असल में ये रिस्पिरेटरी कंपनसेशन होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। इसके अलावा सीकेडी वाले पेशेंट में आपको येलोविश डिस्कलरेशन देखने को मिलती है, सैलो कॉम्प्लेक्शन होता है, प्रूवाइटस होता है, फेशियल पफिनेस देखने को मिलती है, पेडल एडिमा देखने को मिलता है, मस्कुलर ट्विचिंग देखने को मिलती है, फॉलोड बाय फिट्स, ओके, ठीक हो गया। तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलती है। वंस अगेन यही फिजिकल साइंस बताई हुई है, क्या-क्या देखने को मिलती है, ब्रेथलेसनेस आपको देखने को मिलती है, कोस्मल ब्रीदिंग होती है, सैलो कॉम्प्लेक्शन होती है, फेशियल पफिनेस होती है, मसल की ट्विचिंग होती है, पेडल एडिमा देखने को मिलता है। अब क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे सीकेडी वाले पेशेंट में, तो आप सीबीसी कराओगे, सीबीसी में आपको एचबी आपको कम देखने को मिलेगा ड्यू टू हिमोलिसिस है। आरएफटी करा लोगे, सीरम यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा होगा, एबीजी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, एल्ब्यूमिन कम होगा, लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा होगा, ग्लूकोज ज़्यादा हो सकता है, आयरन, फोलेट या बी12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट 1 सेकंड वही वाले थे, सोडियम कम हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी, कैल्शियम भी कम हो जाता है, ठीक है। यूरिन एग्जामिनेशन कराओगे, प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोस यूरिया, कास्ट मिल सकती है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में इसका ना पहले तो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है, ठीक है। सीकेडी में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या-क्या थी, लाइक सबसे पहले तो आपने स्मोकिंग सिजेशन करनी होती है, प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन करनी होती है, सोडियम कम लेना है, साल्ट कम से कम लेना होता है, पोटेशियम कम से कम लेना होता है, शुगर, फॉस्फेट, मैग्नीशियम कम से कम लेना होता है, ठीक है। फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, ब्लड प्रेशर को आपने 125 से नीचे लेके आना है, ठीक है। एस इनहिबिटर या एआरबी से आपने ठीक करना होता है, क्लियर। अगर एनीमिया है तो एरिथ्रोपोइटिन देंगे, हाइपोकैल्सीमिया तो विटामिन डी दे देंगे, ऑस्टियोमलेशिया तो विटामिन डी दे देंगे, ब्लीडिंग है तो डेस्मोप्रेसिन दे देंगे, हाइपरफॉस्फेटेमिया है तो आप क्या दे दोगे, सीवालेमिर इस्तेमाल करोगे। सीवालेमिर क्या है, फॉस्फेट बाइंडर्स होते हैं, क्लियर। हाइपोमैग्नीशियमिया तो मैग्नीशियम
वाली डाइट्स को कम कर दोगे, हाइपरएथोमैग्नीशियम वाली डाइट को कम कर दोगे। प्रूराइटिस है तो इन सब के लिए आप डायलिसिस करते होते हैं। अब डायलिसिस की क्या इंडिकेशन होती है? निमोनिक है, मारूफ, एम से मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ए से एनयूरिया, एल से आर से रेजिस्टेंट हाइपरकलीमिया, यू से यूरेमिक एन्सेफलोपैथी है, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस है, एफ से फ्लूइड ओवरलोड है जो कि डायूरेटिक से ठीक नहीं हो रहा और सीवियर हाइपरटेंशन करवा रहा है। एंड स्टेज रीनल डिजीज का लेबल करते होते हैं जब उसका जीएफआर 15 से कम हो जाता है, यानी स्टेज 1 का मतलब है 90 से कम है, स्टेज 2 का मतलब है 60 टू 89 है, स्टेज 3 का मतलब होता है 30 टू 59 है, और स्टेज 4 का मतलब होता है 15 से लेकर 29 तक है, स्टेज 5 का मतलब है 15 से कम हो गई है। क्लियर? सही है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक हाइपरफॉस्फेटीमिया, तो सीकेडी में आपको हाइपरफॉस्फेटीमिया देखने को मिलता है, और हाइपरफॉस्फेटीमिया की वजह से आपको कैल्सीफाइलैक्सिस देखने को मिल सकता है। कैल्सीफाइलैक्सिस का मतलब है कि स्किन की नेक्रोसिस होगी, थ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिलेगा, और इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। निमोनिक है, सिट, स्किन नेक्रोसिस, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और थ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? इसके बाद है कि सीकेडी वाले पेशेंट में इमरजेंसी स्टेप क्या होगा? हाइपरक्लीमिया को ठीक करना होता है, अगर ठीक नहीं किया तो कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, डायस्टोलिक अरेस्ट हो सकता है। बाकी इसके बाद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बाद इसकी क्या होती है? रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, एंड स्टेज रीनल डिजीज में करते हैं, या कोई इंडिकेशन होती है। कैसे कर सकते हैं आप? हीमोडायलिसिस से कर सकते हैं, हीमोफिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस से कर सकते हैं, या हीमोफिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, या रीनल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते होते हैं। ओके, अब सीकेडी वाले पेशेंट में एचबी क्यों कम होता है? क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन कम होता है। कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, तो आप स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल कराओगे, ठीक है, मेडिकेशन लोगे, HbA1c को 7 से कम रखोगे, 6.5 से कम रखोगे, इंसुलिन लोगे, डाइटरी कंट्रोल रखोगे, एक्सरसाइज लोगे, और अगर हाइपरटेंशन है तो आप एस इनहिबिटर इस्तेमाल करोगे, और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करा लोगे। क्या कार्डिक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है सीकेडी वाले में? सीकेडी वाले में जो डेथ होती है ना, वो कार्डियोवास्कुलर कॉजेज की वजह से होती है, लाइक पेरिकार्डाइटिस होता है सीकेडी वाले पेशेंट में, हाइपरटेंशन देखने को मिलती है फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है यूरीमिया की वजह से, वॉल्यूम ओवरलोड होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आपको देखने को मिल सकता होता है। कॉम्प्लिकेशन यही है कि ब्लड में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है? ब्लड में एनीमिया होगा, इन्फेक्शन होगा, ब्लीडिंग होगी, मस्कुलोस्केलेटल के अंदर आपको रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी देखने को मिलती है। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में 4 चीज़ें होती है, ओके, ऑस्टियोमेलेशिया, ओस्टाइटिस फाइब्रोसा, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोसेक्लोरोसिस। 4 ओज रट्टा मारने हैं, ऑस्टियोमेलेशिया, ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोसेक्लोरोसिस है। इसके अलावा कार्डिक में आपकी हुई हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर है, इलेक्ट्रोलाइट में हाइपरक्लीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, जीआई में जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, मेटाबॉलिक में गाउट हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह हो सकता है। अब कॉज ऑफ अनीमिया इन सीकेडी पेशेंट, तो एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी की वजह से, या यूरीमिया का जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है मैरो की प्रीकर्सर सेल्स के ऊपर, या आरबीसी का सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, या ब्लड लॉस हो जाता है ड्यू टू कैपिलरी फ्रेजिलिटी, या न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन कम से कम होती है। ओके, मेन आपने एरिथ्रोपोइटिन रट्टा मार लेना है, आरबीसी की हेमोलिसिस रट्टा मार लेना है, कैपिलरी फ्रेजिलिटी रट्टा मार लेना है। एंड व्हाट आर द रिवर्सिबल फैक्टर जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं? एनीमिया को रिवर्स कर सकते हैं, इन्फेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी को, हाइपरक्लीमिया को, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को और हाइपरटेंशन को आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये हो जाएगा आपका। इसके बाद है ड्रग इंड्यूस किडनी डिजीज़ है, तो ड्रग इंड्यूस किडनी डिजीज़ में लाइक पेशेंट है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो कि पेन किलर ले रहा है, एनसेड ले रहा है, लेकिन इसके बाद डार्क कलर्ड यूरिन आ रहा है, यानी हिमाचुरी आना शुरू हो गया, जनरलाइज स्वेलिंग ऑफ बॉडी है, दैट मीन्स कि पहले फेशियल पफिनेस होती है, फिर जनरलाइज स्वेलिंग होता है बॉडी, दैट मीन्स गुर्दा काम नहीं कर रहा, यूरिया का लेवल बढ़ गया है, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया है। ओके, तो ये क्या हो गया है? एनसेड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी हो गया है, या फिर इसको रीनल अमाइलॉइडोसिस भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दिया है एक सिनेरियो है एनसेट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी है। ओके, वैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो कि रीनल अमाइलॉइडोसिस करवाता है। उसमें एनएसआर का, प्रोटीनूरिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया और हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया देखने को मिलते होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया इन सीकेडी, तो सीकेडी वाले पेशेंट में एनीमिया को कैसे मैनेज करते होते हैं? तो आपने नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग को आपने छुड़वा देना है, ओके, और आपने इरिथ्रोपोइटिन रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में लेना है, लाइक इरिथ्रोपोइटिन अल्फा, इरिथ्रोपोइटिन बीटा, और इसके अलावा डार्बापोइटिन अल्फा होता है। इसके अलावा आपने ब्लड प्रेशर, एचबी और रेटिस काउंट को आपने हर 2 हफ्ते के बाद मॉनिटर करना होता है। ठीक हो गया? ओके, सही है। अगर एचबी लेवल 10 से लेकर 12 तक होता है, आपने इसको मेंटेन करना होता है, क्योंकि अगर एचबी 13 से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी ज़्यादा है। और इसके बाद स्पेसिफिक में आपके रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांटेशन होता है। डायलिसिस में हीमोडायलिसिस होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, हीमोफिल्ट्रेशन होता है, हीमोडायाफिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। तो ये एनसेड इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी है। कॉजेज ऑफ लो हीमोग्लोबिन, तो लो इरिथ्रोपोइटिन की वजह से होता है, या डिक्रीज आयरन, फोलेट या बी12 की एब्जॉर्प्शन कम है, या यूरीमिया का डैमेज, टॉक्सिक इफेक्ट है मायरो की प्रीकर्सर सेल के ऊपर, या आरबीसी का सर्वाइवल राइट कम हो गया है। प्रिवेंशन कैसे करोगे? नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग कम से कम लोगे, ओके, रिस्क फैक्टर को करेक्ट करोगे नेफ्रोटॉक्सिसिटी के, हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करोगे ड्रग देने से पहले, और नॉन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग का आप इस्तेमाल करोगे। इसके बाद यूरोलिथियासिस है, ओके, अगर आपको सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन देखने को मिले, कोले की पेन देखने को मिले लेफ्ट फ्लैंक में जो कि लोइन और ग्रोइन में जा रहा है, तो वो यूरेट्रिक स्टोन होता है, यूटीआई ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है। क्लियर?
ठीक है, और एन्यूरिया भी आपको देखने को मिलता होता है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन आपको देखने को मिलता है। ओके, अब क्या इन्वेस्टिगेशन होती है? ओके, पहले सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, आरएफटी करा लोगे। मेन इमेजिंग होती है, जो स्टोन्स के लिए क्या होती है, नॉन कंट्रास्ट सिटी केयूबी होता है। सबसे पहले एक्सरे एब्डोमिनल एक्सरे कराते हैं, एक्सरे केयूबी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं प्रेगनेंसी में, आईवीयू करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। और जो रीनल स्टोन होते हैं, मोस्ट कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट होती है, इटियोलॉजी इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया की वजह से होती है। कहते हैं कि हाई सोडियम होता है, वो कैल्शियम की फॉर्मेशन को फेवर करता है, लेकिन अगर आप डाइट में कैल्शियम को कम भी कर दोगे तब भी कैल्शियम स्टोन कम नहीं होगा, बल्कि उल्टा ज़्यादा हो सकता है। ओके, अब ट्रीटमेंट में क्या होता है? अगर स्टोन 5 मिलीमीटर से कम का है तो आपने एनाल्जेसिक देना होता है और 3 लीटर फ्लूइड देना होता है, ठीक हो गया। अगर स्टोन 6 से लेकर 8 मिलीमीटर का तो आपने टेमसाइलोसिन देना होता है और एंटीबायोटिक देनी है स्टूवाइड स्टोन में। फिर सर्जरी पे आ जाते हैं। अगर स्टोन आपके कहने का मतलब है 1 सेंटीमीटर से कम का है तो आपने एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कर सकते हैं। अगर स्टोन 1 सेंटीमीटर से बड़ा का है, यूरेटर में है, तो यूरेट्रोस्कोपी करना है। अगर स्टोन किडनी के अंदर है, 2 सेंटीमीटर से छोटा है, तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, और 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी करते होते हैं, ये लैप्रोस्कोपी से रिमूव करते हैं। और आपने प्रिवेंशन करनी है रिकरेंस की, तो विटामिन सी और विटामिन डी को अवॉइड करोगे। कैल्शियम स्टोन को अवॉइड करने के लिए ऑक्सलेट रिच फूड को लाइक स्पाइनच को अवॉइड करोगे। कैल्शियम स्टोन के केस में आप थायराइड डायबिटिक इस्तेमाल करोगे। यूरिक एसिड के स्टोन में आप एलोपिरिनोल इस्तेमाल करोगे, और सिस्टाइन के स्टोन में आप सोडियम सिट्रेट इस्तेमाल करोगे, जो कि यूरिन की अल्कलाइजेशन कर देगा। इसके बाद रीनल कैंसर है। रीनल कैंसर के अंदर क्लासिकल ट्रायड होता है। क्लासिकल ट्रायड फ्लैंक पेन, हीमाचूरी और मैस आपको देखने को मिलता है, और इसमें फीवर और पॉलीसाइथीमिया भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ओके। तो ये आरसीसी आ जाएगा, एडिनोकार्सिनोमा होता है, आरसीसी होता है, हाइपरनेफ्रोमा या ग्रेविस ट्यूमर कहते हैं। अब इसमें फीवर क्यों होता है? इन्फ्लेमेशन की वजह से, लाइक ईएसआर ज़्यादा होता है, या एनीमिया ऑफ पायरेक्सी ऑफ अननोन ओरिजिन की वजह से होता है। पॉलीसाइथीमिया क्यों होता है? क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस करता है। और रीनल वेन को देखने के लिए या ट्यूमर को देखने के लिए कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन करते हैं। आरसीसी और विम्स ट्यूमर दोनों लंग्स में फैल जाते होते हैं, क्लियर। और प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या? रेडिकल नेफ्रेक्टमी है। इन्वेस्टिगेशन ट्राइज टू विजुअलाइज लंग, तो वंस अगेन सीटी होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है, हम आगे चलते हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री वाला सेक्शन है, ओके, सही है। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हाइपोनेट्रीमिया वाला टॉपिक है। तो हाइपोनेट्रीमिया सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच में देखने को मिलता है। इसमें क्राइटेरिया होता है, इसको बोलते हैं बार्टर्स क्राइटेरिया। बार्टर्स क्राइटेरिया में क्या होता है? यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। ओके, अब यूरिन की ऑस्मोलैलिटी आपको क्या देखने को मिलेगी? यूरिन की ऑस्मोलैलिटी आपको आपको लाइक यूरिन क्या होगा सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच में? सारा का सारा पानी डिअब्सॉर्ब हो जाएगा ना, तो यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा, यानी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, 100 से ज़्यादा हो जाएगी, क्लियर। ठीक हो गया। बाकी सारे सिस्टम नॉर्मल है, और यूरिन के अंदर सोडियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, और जो कहने का मतलब है कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी अब आपको कम देखने को मिलेगी। नॉर्मल कितनी होती है? 280 से लेकर 295 आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। अगर आप इस सिनेरियो को देखोगे, एक पेशेंट है जो कि सेफ्ट्राइक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको कन्फ्यूजन हो गया, और सोडियम लेवल कराया तो सोडियम काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये क्या है? हाइपोनेट्रीमिया आ गया। तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराओगे? सबसे पहले आप यूरिन में और प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट कराओगे, सोडियम का करा लोगे, ऑस्मोलैलिटी चेक करोगे। ब्लड एग्जामिनेशन में सीरम यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड के अलावा कराओगे, एबीजीज करा लोगे, और थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लोगे। और हाइपोनेट्रीमिया के इफेक्ट ईसीजी पे तो वैसे इतना खास आते नहीं है, ओके। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच। कुछ ड्रग्स की वजह से हो सकता है, हेड के ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, मेलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे जो सब ट्रायक्सोन है, और लाइक एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, इसकी वजह से भी आपको सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच देखने को मिल सकता है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें वो कहने का मतलब है हाइपोवोलेमिया हो रहा है ना, सॉरी, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है ना। तो इससे अब आपने क्या करना होता है? इसमें फ्यूरासिमाइड लिखा हुआ है, ज़्यादा फ्लूइड है तो उसको निकाल दिया, और 3% हाइपोटोनिक सलाइन दिया टू ट्रीट सेरिब्रल एडिमा, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद एक अल्कोहलिक पेशेंट है, 14 ईयर्स, जिसकी बैक हिस्ट्री है, स्मोकिंग की है, फटीग और कन्फ्यूजन हो रही है, हार्ट लंग्स सब बिल्कुल ठीक ठाक है, सीरम सोडियम का लेवल कम हुआ है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन ठीक है, क्रिएटिनिन ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, सिर्फ सोडियम कम हो गया, क्लोराइड भी कम हो गया है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया के आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने हैं, तो आपने हाइपोनेट्रीमिया को 3 में डिवाइड करना है, हाइपरवोलेमिक, यूवोलेमिक और हाइपोवोलेमिक है। यूवोलेमिक में सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच है, इसके अलावा प्राइमरी पोलिडिप्सिया और हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोवोलेमिक में आपके फ्लूइड ओवरलोड वाली कंडीशन है, फॉर एग्जांपल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ओके, सीएलडी है, सीकेडी है, ओके। हाइपोवोलेमिक के अंदर आपकी डायूरेटिक्स थेरेपी है, बर्न्स या हेमरेज या स्वेटिंग में देखने को मिलता है। सूडो हाइपोनेट्रीमिया आपको हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरलिपिडीमिया में देखने को मिलता है। तो इस केस में डायग्नोस क्या होगा? अल्कोहल इंड्यूस्ड सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है? 48 आवर्स से कम का इनिशियल मैनेजमेंट आपने फिरासिमेट देना, और 3% हाइपोटोनिक सलाइन देना होता है। डिलेड मैनेजमेंट में क्या होती है? ओके,
डिलेड मैनेजमेंट में आपने क्या करना होता है, लाइक आपने अंडरलाइन कॉज को ठीक करना, लाइक स्मोकिंग और अल्कोहल को आपने छुड़वा देना है। ओके, ऐसी ड्रग्स जो कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच करवाती है, आपने उसको छोड़ देना होता है। वैसे वो कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच करवाती है? वो बहुत सारी ड्रग्स होती है, लेकिन जो बुक्स में लिखा हुआ है कि टीबी और नमूनिया का इन्फेक्शन है वो करवाता होता है, एस्परजिलस करवाता होता है। ड्रग्स में आपकी एंटी कन्वल्सेंट है, लाइक कार्बामाज़ेपिन है, एंटी डिप्रेसेंट है, लाइक एमिट्रिप्टालीन है, इसके अलावा हैलोपेरिडोल है और साइक्लोफॉस्फामाइड है। क्लियर? इन ड्रग्स को अवॉइड करना होता है, फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करनी होती है। ओके, हाइपोनाट्रीमिया के अंदर अगर यू वोलेमिक है, वाटर रिस्ट्रिक्शन आपने कर देनी है। क्लियर? सही हो गया। इसके अलावा और क्या करना होता है, साल्ट फ्री डाइट लेनी होती है और ड्रग थेरेपी लेनी है। ओके, ड्रग थेरेपी में आप ऑस्मोटिक डायरेटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिया वाली, और एडीएच के एंटागोनिस्ट इस्तेमाल करेंगे, कोनिवेप्टिन, टोलवेप्टिन है, डेमोक्लोसाइक्लिन है और लिथियम आ जाती है। सारा सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच का ट्रीटमेंट है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा में आया, आईवी फ्लूइड्स देने के बाद मजीद डिटोरिएट कर गया क्योंकि उसको ब्रेन एडीमा था, मजीद आईवी फ्लूइड्स दिया, मजीद ब्रेन एडीमा हो गया, सोडियम कम हो गया, तो ये क्या हो गया, डायल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो गया। ओके, लीडिंग टू सेरेब्रल एडीमा, यानी डायजेस्टल हाइपोनेट्रीमिया, दैट मीन्स हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हो गया, जिसकी वजह से सेरेब्रल एडीमा हो गया। क्लियर? तो ट्रीटमेंट क्या होगा, वंस अगेन फ्यूरोसिमाइड दोगे। ओके, आईसीपी को आपने कम करना है, 3% हाइपरटोनिक सलाइन दे दोगे। ओके, फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करोगे, ठीक है, कोनिवेप्टिन, डोलवेप्टिन दे दोगे। ओके, और ये पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल कर रहा है, अभी मैंने बताया था एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करने की वजह से, लाइक एमिट्रिप्टालीन की यूज़ करने की वजह से, या एंटी कन्वल्सन यूज़ करने की वजह से, या फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ करने की वजह से आपको ये देखने को मिल सकता है, या साइक्लोफॉस्फामाइड की यूज़ करने की वजह से सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच देखने को मिल सकता है। इसके बाद है हाइपरकालीमिया। अच्छा, हाइपरकालीमिया में क्या होता है, नॉर्मल हाइपरकालीमिया कब लेबल करते हैं, जब 5 से ज़्यादा हो जाता है, 3.5 से लेकर 5 होता है, 5 से ज़्यादा हो जाए तो हाइपरकालीमिया लेबल करते हैं। अगर 6 से 7 होगा, इनिशियली आपको टाल टेंसिटी टी वेव देखने को मिलेगी, 7 से लेकर 8 में आपको देखने को मिलेगा लॉस ऑफ पी वेव है, 8 से लेकर 9 में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो टी वेव से मर्ज होना शुरू हो जाएगा, और 9 से ज़्यादा में आपको साइन वेव पैटर्न देखने को मिलता है, 5 से ज़्यादा होता है पोटेशियम, ठीक हो गया। और इसकी काज़ क्या होते हैं इस सिनेरियो में, मसल की इंजरी हुई है, रैप्टोमायोलाइसिस है, तो हाइपरकालीमिया हो गया, ठीक है। अब इसकी सीक्वेंस ऑफ चेंजेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 6 से लेकर 7 में टाल टेंटेड टी वेव होती है, 7 से लेकर 8 में पी वेव गायब हो जाती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होना शुरू हो जाता है, 8 से लेकर 9 में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी से मर्ज हो जाता है, तो साइन वेव बन जाती है, और 9 से ज़्यादा में आपको एवी डिसोसिएशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकालीमिया ऑलरेडी आपको सारा बताया है कि सप्लाई कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, फिर पोटेशियम को सेल के अंदर भेजते हैं, कैसे भेजोगे, बीटा 2 एगोनिस्ट से, इंसुलिन से, ग्लूकोज से, और बॉडी से बाहर निकालोगे, कैसे निकालोगे, फ्यूरासिमाइड से, या रिजोनियम से, या हीमोडायलिसिस करोगे। ओके, ये तो सारा आ जाएगा। अच्छा, कॉजेज़ ऑफ हाइपरकालीमिया, तो हाइपरकालीमिया की क्या कॉज़ हो सकती है, रीनल फेल्योर की वजह से हो सकती है, या पोटेशियम की सिक्रेशन कम है, या ड्रग्स की वजह से है। पोटेशियम की सिक्रेशन किन-किन केस में कम होती है, नंबर 1, अगर इम्पेयर्ड सोडियम रिअब्सॉर्प्शन है, तो पोटेशियम की एक्सक्रीशन भी कम से कम होगी। फॉर एग्जांपल हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म, एडिसन डिजीज़ में आपको देखने को मिलता होता है, या क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई है, तो ये एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, तो साइक्लोस्पोरिन है, या पोटेशियम का सेल से बाहर शिफ्ट हो गया है, कब होगा, डीके में देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिलता है, बीटा ब्लॉकर में देखने को मिलता है। वो कौन-कौन सी ड्रग होती है जो हाइपरकालीमिया करवाती है, तो एस इनहिबिटर है, एआरबी है, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक लाइक स्पाइरोलेक्टोन होती है, बीटा ब्लॉकर्स होती है, और एनसैड्स होती है। एनसैड क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस एल्डोस्टेरोन रिलीज को इनहिबिट कर देती है। बाकी मोटे-मोटे कॉजेज़ में अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि डिक्रीज़ एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन डिक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स कि रीनल इनसफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म है, और टाइप 4 आरटीए है, और पोटेशियम सेल से बाहर आ गया रैप्डोमायोलाइसिस की वजह से, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से, एसिडोसिस की वजह से, या हीमाटोमा की वजह से। ये स्पूरियस भी हो सकता है। स्पूरियस हाइपरकालीमिया क्यों होता है, हिमोलिसिस ऑफ ब्लड सैंपल की वजह से, या ल्यूकोसाइटोसिस की वजह से। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, इमीडिएट ड्रग थेरेपी कौन सी दोगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड दे दोगे, ठीक हो गया, 10 ml ऑफ 10% ग्लूकोनेट दे दोगे। आगे चलते हैं एसिड बेस डिसऑर्डर वाले टॉपिक पर। तो एसिड बेस डिसऑर्डर वाले टॉपिक है, अगर किसी के पीएच 7.4 से कम है और बाइकार्बोनेट भी कम है, दैट मीन्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। फिर आपने 9 गैप चेक करना होता है, नॉर्मल 9 गैप 8 से लेकर 12 का होता है, अगर 9 गैप 8 से लेकर 12 से ज़्यादा हो गया है, दैट मीन्स ये हगमा है, हाई 9 गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और उसके काजेस का निमोनिक होता है मड पाइल्स, MUDPILES। एम से होगा मैथनॉल, यू से यूरेमिया, CKD में होता है, डी से DK होता है, पी से प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की टॉक्सिसिटी है, आई से आयरन टैबलेट या आइसोनियाजाइड की टॉक्सिसिटी है, एल से लैक्टिक एसिडोसिस है, ई से इथाइलिन ग्लाइकोल की टॉक्सिसिटी है, एस से सैलिसाइलेट्स होते हैं, ठीक है, लेट प्रेजेंटेशन के तौर पर। अगर 9 गैप 8 से लेकर 12 का है, दैट मीन्स हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो इस केस में आपने निमोनिक रट्टा मारना है हार्ड एस। एच से हाइपर एलिमेंटेशन है, ए से एडिशन डिजीज है, आर से आरटी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो नहीं है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, डी से डायरिया है, ए से स्टरजोलामाइड है, एस से स्पाइरोलेक्टोन है, और एस से सिलानिन फ्रीयर है, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा।
लाइक अगर आप इस सिनेरियो में देखोगे पीएच कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है, 24 से कम है, तो इसका मतलब है कि क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। 9 की आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सोडियम पोटेशियम को प्लस करोगे और क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को प्लस करोगे, माइनस कर दोगे। अगर 10 है तो इसका मतलब है 8 से 12 होता है, नॉर्मल है, दैट मीन्स हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। फिर बाइकार्बोनेट डेफिसिट चेक करोगे, कैसे डेफिसिट करोगे, चेक करोगे, ओके, जितना वेट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से, और ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में आपका बाइकार्बोनेट जो आपको जितने आपको डिजायर्ड थे और कितने मैयर किया है, डिजायर्ड कितने होते हैं, 24 होते हैं, तो इतना आपको बाइकार्बोनेट का डेफिसिट मिलेगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, ये सारे टेस्ट आप करा लोगे। इसके बाद रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, ओके। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में आप यूरिन एनालिसिस कराओगे तो यूरिन की पीएच क्या होती है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में आपको कम देखने को मिलती होती है, ठीक है, ओके। इसके अलावा ब्लड एग्जामिनेशन करा लोगे, एबीजीज करा लोगे, एबीजीज में लाइक, अच्छा, जो यूरिन की पीएच ना 5.3 से नॉर्मली कम होनी चाहिए, वैसे ज़्यादा, सॉरी ज़्यादा लिखी हुई है, ओके, वैसे कम होती है फर्स्ट वाले में, किस में देखने को मिलती है, 2 वाले में और 4 वाले में, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, इसके बाद है कि ब्लड एग्जामिनेशन में ईबीजी, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट करा लोगे, प्लाज्मा लैक्टेट करा लोगे, ब्लड ग्लूकोज करा लोगे जो कि डीके में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, और एसिड चैलेंज टेस्ट करा लोगे। अब आरटीए की मैनेजमेंट है, असल में ये सवाल रीनल से आना चाहिए था, लेकिन इसने यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 3 टाइप का होता है, 1, 2, 4। जो 1 वाला होता है डिस्टल ट्यूब्यूल को अफेक्ट करता है, हाइड्रोजन की सिक्रेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकलीमिया देखने को मिलता है, यूरिन की पीएच 5.5 से बढ़ जाती होती है, क्लियर, ठीक है, इसी में बढ़ जाती होती है 5.5 से, और इसमें अपने बाइकार्बोनेट को अपने रिप्लेस करना होता है। आईवी फ्लूइड्स दिया, बाइकार्बोनेट को रिप्लेस किया, ग्लूकोज दे दिया, थायमीन वगैरह दे दिया। टाइप 1 और टाइप 2, इन दोनों में क्या देते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, इन दोनों में आपने क्या करना होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट देना होता है और सोडियम की सप्लीमेंटेशन देनी होती है, और टाइप 4 में आपने लूप डायरेटिक्स इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के तौर पर, ओके। और सोडियम बाइकार्बोनेट देना होता है और अल्डोस्टेरोन देना होता है, आपने फ्लूट्रोकॉर्टिसोन देना होता है, फ्लूट्रोकॉर्टिसोन फ्यूरासिमाइड देना होता है हाइपरक्लीमिया को मैनेज करने के लिए। बस एक बात रट्टा मार लेना कि जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, टाइप 4 में हाइपरक्लीमिया होता है, और जो स्टोन्स होते हैं वो सिर्फ टाइप 1 में देखने को मिलते हैं, जबकि पीएच इनिशियली 5.5 से ज़्यादा होती है, फिर कम हो जाती है, वो टाइप 2 में देखने को मिलती है, क्लियर, सही हो गया। यानी जो टाइप 2 का ट्रीटमेंट है वो थायोजाइड है, टाइप 1 का ट्रीटमेंट है बाइकार्बोनेट को रिप्लेस करना, और टाइप 4 का ट्रीटमेंट होता है फ्यूरासिमाइड और फ्लूट्रोकॉर्टिसोन। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा, हाँ, सही है। कॉजेज़ ऑफ मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस के क्या कॉजेज़ होते हैं, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस के कॉजेज़ में, ओके, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस के कॉजेज़ को आपने 2 में डिवाइड करना होता है। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में पीएच क्या होगी, 7.4 से ज़्यादा की होगी, ओके, और इसमें आपने एक फार्मूला चेक करते हैं कंपनसेशन को चेक करने के लिए, वो है PaCO2, यानी CO2 की कितनी कंपनसेशन आई है, इज़ इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई जितने मैयर्ड बाइकार्बोनेट थे उसको 24 से माइनस करना होता है, प्लस माइनस 2 करना होता है, जबकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में विंटर्स फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस की कॉजेज़ में क्या-क्या होती है? कॉन सिंड्रोम होता है, ठीक है, कॉन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की थेरेपी होती है, या पोटेशियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, इस केस में देखने को मिलता है। अगर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस है और यूबुलिमिया या हाइपरवोलेमिया है, तो आपने अंडरलाइन प्रॉब्लम को ठीक करना हो, फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करनी है, और अगर हाइपोवोलेमिया है तो आपने नॉर्मल सलाइन देना और पोटेशियम की सप्लीमेंटेशन देनी होती है, क्लियर। ये सारी न्यूमेरिकल्स है, ये तो आप सारे कर लोगे, लाइन गैप निकाल लोगे, ठीक हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट करते हैं। एक पेशेंट है जो कि रेगुलर हीमोडायलिसिस के ऊपर है, उसको वीकनेस और एक्सर्शनल डिस्पनिया होना शुरू हो गया है, ठीक है। ब्लड प्रेशर उसका 170 है और एचपी देखो 9 हुआ पड़ा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज इम्प्रूव हिज सिम्पटम, उसको फटीग और वीकनेस है, डाइट में एनीमिया है, तो आप इरिथ्रोपोइटिन दे दोगे तो उसका फटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ठीक हो जाएगा। इसके बाद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एंकल एडिमा है, सोडियम ज़्यादा कम हुआ पड़ा है, पोटेशियम भी कम हुआ पड़ा है, वीकनेस है, ओके। तो कौन सी इसकी बायोकेमिकल पिक्चर एक्सप्लेन कर रही है, सोडियम भी कम है, हाइपोक्लीमिया भी कम है, डाइट में से लूप डायरेटिक है, इसने करवा दिया है सारा काम। इसके बाद इन क्रॉनिक अनट्रीटेड रीनल फेलियर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टेड, तो रीनल सीकेडी में आपको क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलती है, ओके। बेस्ट आंसर क्या होगा, ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो उसने मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है हाइपर कैल्सियूरिया दिया हुआ है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म नहीं बन पाएगी। एक्यूट रीनल फेलियर को क्रॉनिक रीनल फेलियर को डिफरेंशिएट करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड पे अगर किडनी श्रिंक है तो वो सीकेडी है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो गया है और वो टेस्ट का वेट कर रही है टू एस्टैब्लिश द अंडरलाइंग एटियोलॉजी है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड किस सर्कमस्टांसिस में नेफ्रोटिक सिंड्रोम को रिवर्स करेगा, सिर्फ मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है, ओके। तो रीनल फेलियर में जो सीरम कैल्शियम होता है वो कम देखने को मिलता है, एवरेज इनसेंसिबल वाटर लॉस 550
500 से लेकर 800 तक होता है, ठीक हो गया, इनसेंसिबल लॉस होता है। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वुड बी एक्सपेक्टेड ऑन लिपिड एनालिसिस इन 57 ईयर ओल्ड फीमेल है, जिसको प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है। तो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में आपको क्या मिलता होता है? बेस्ट आंसर इज डी, पाल्मर ज़ैंथोमा आपको देखने को मिलता है। ज़ैंथोमा, प्लूराइटिस, बाइलेसिस आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, इसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? उबैटिकोलिक एसिड, उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड और कोलिस्ट्राइमिन देती होती है। गाउचर डिजीज इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ, तो गाउचर डिजीज में क्या होता है? गाउचर डिजीज में आपको बीटा ग्लूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जबकि अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज की डेफिशिएंसी फैब्री डिजीज में होती है। गाउचर में रट्टा मारना जीबी से, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज से। इसके बाद है कि एक पेशेंट है जिसको एक्यूट अटैक ऑफ गाउट है, तो मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग कॉज क्या होगा? डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड है, ठीक है, रीनल एक्सक्रीशन या ओवर प्रोडक्शन की वजह से या रीनल एक्सक्रीशन की वजह से, लेकिन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली रीनल एक्सक्रीशन कम हो गई है, सीकेडी की वजह से देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक पेशेंट है जो कि आपके पास आया है, सीरम सोडियम 140 है, नॉर्मल है, पोटेशियम 5 है, ब्लड शुगर लेवल 180 है, इम्पेयर्ड है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 20 है। सीरम ऑस्मोलैरिटी निकालनी है, कैसे निकालोगे? अ, 2 को आपने मल्टीप्लाई करना सोडियम से, ग्लूकोज को डिवाइड करना 18 से और 1 को डिवाइड करना 2.8 से, तो यहाँ पे 297 आ जाएगा। ओके, सही है। ओके, ऑलमोस्ट 297 है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है? 290 आ गया राउंड ऑफ आउट करके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे वैसे 300 भी तो हो सकता है। अच्छा, इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक डायग्नोज पेशेंट है, सीकेडी का, इमरजेंसी पे आया विद पाल्पिटेशन है। ओके, और पाल्पिटेशन है, पीएच कम हुई पड़ी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, पोटेशियम ज़्यादा हुआ है। तो सबसे पहले आप पोटेशियम को ठीक करोगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दोगे 10% का। इसके बाद एक पेशेंट है जिसकी पीएच कम हुई हुई है, बाइकार्बोनेट भी कम हुआ है, दैट मीन्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ओके, और साथ में आप PCO2 को देखोगे, CO2 क्या है? 25 है। अब कंपनसेशन को चेक करने के लिए मैं एक विंटर फार्मूला अप्लाई करूँगा। अब विंटर फार्मूला में क्या होगा? ये बाइकार्बोनेट में 5 ऐड कर दूँगा, ठीक है? ओके, यानी 15 प्लस यानी 15 प्लस बाइकार्बोनेट, 15 और बाइकार्बोनेट 5 है, तो 15 और 5 कितने हो गए? 20 हो गए। तो तकरीबन 20 तक CO2 होनी चाहिए थी, लेकिन इससे ज़्यादा हो गई है, CO2 से ज़्यादा हो गई है, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। कंपनसेशन अप्लाई करके मैंने फार्मूला कैलकुलेट किया कि आपने 15 ऐड कर देना बाइकार्बोनेट के अंदर, उतना CO2 आना चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक पेशेंट इमरजेंसी में आया जिसको पाल्पिटेशन है, पी वेव रिड्यूस हो गया विद वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, और टाल टेंटी वेव आपको देखने को मिल रही है विद साइन वेव पैटर्न, तो ये हाइपरक्लीमिया में देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या इंक्लूड नहीं होता? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपको इंक्रीज एचडीएल नहीं होता बल्कि डिक्रीज एचडीएल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्लूरल एफिजियन, एसाइटिस और एंकल की स्वेलिंग है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ओके, ईएलटी ईएलटी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, सीरम बिलिरुबिन ठीक है, नॉर्मल है, एल्ब्यूमिन थोड़ा सा कम हो गया, 3.4 होता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, दैट मीन्स कि क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो आपने यूरिनरी प्रोटीन एस्टिमेशन करनी है, 3.5 से ज़्यादा आनी चाहिए। और बेस्ट टेस्ट क्या होता है? रीनल बायोप्सी होती है, लेकिन वो सबसे लास्ट में करते हैं। 28 ईयर ओल्ड मैन है जिसको हाइपरटेंशन है, ओके, और पाल्पेबल किडनी है, पाल्पेबल किडनी और हाइपरटेंशन है, और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में बायलैटरली इनलार्ज किडनीज है, दैट मींस ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है। तो इसमें क्या नहीं हो सकता? टेस्टिकुलर एट्रोफी नहीं होती, बाकी सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। सेंसिटिव हीयरिंग लॉस और रीनल फेलियर ये आपको अल्पोर्ट सिंड्रोम में देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट है कि यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है। ओके, तो प्री रीनल और रीनल एजोटीमिया को डिफरेंशिएट करते हैं, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है, अगर 1% से कम है तो प्री रीनल है, 1% से ज़्यादा है तो इंट्रा रीनल है। इसके बाद है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया में डिफेक्ट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में नहीं होता बल्कि डिफेक्ट आपकी फिल्ट्रेशन के अंदर पड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं, एक पेशेंट है जिसको एक्यूट ऑनसेट ऑफ एडीमा और हेमाचूरिया हुआ है, 3 हफ्ते पहले इसको सोर थ्रोट के लिए ठीक किया था, दैट मींस ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। ओके, एक अडल्ट है जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है लेकिन फौरन ही एडीमा हो गया है। ओके, सही है, और ब्लड प्रेशर इसका ज़्यादा हुआ है। ओके, हाइपरटेंशन है, बन ठीक है, क्रिएटिनिन भी ठीक है, यूरिन एनालिसिस में +4 प्रोटीन है, दैट मीन्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो अडल्ट में आपको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी देखने को मिलती है। हैवी प्रोटीन यूरिया है, रीनल बायोप्सी कराई है, तो रीनल बायोप्सी किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? जिसमें अगर डायस्टोलिक 120 से ज़्यादा हो, सिस्टोलिक 200 से ज़्यादा हो, तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्लियर? इसके बाद एक पेशेंट है जो कि कोलिसिस्टेक्टमी हुई है गॉल स्टोन के लिए, उसको फीवर हो गया है और ड्रेनेज आना शुरू हो गई है बिलियरी कैथीटर के लिए, और उसको जेंटामाइसिन दिया है। अब ड्रग्स देने की वजह से ये अमाइनोग्लाइकोसाइड नेफ्रोटॉक्सिक है ना, तो जेंटामाइसिन की नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा। सीकेडी वाला पेशेंट है, उसका हाइपरक्लीमिया हो गया है। ओके, सही है, और क्लोराइड को देखो, 109 है। ओके, और बाइकार्बोनेट आपका 15 है, थोड़ा सा कम हो गया है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, लेफ्ट फ्लैंक पेन है विदाउट रेडिएशन है, रेडिएट नहीं हो रहा ड्यूरिंग मिक्चुरेशन है। ओके, रेडिएट नहीं हो रहा, दैट मीन्स किडनी का अपना स्टोन्स होता है। ओके, सही है, और
क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन का लेवल भी बढ़ गया, तो ये नेफ्रोलिथियासिस होता है। हीमाचूरिया भी आपको मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस भी है वैसे यहाँ पर। अच्छा, तो नेफ्रोलिथियासिस आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में है कि लेफ्ट नी की सर्जरी हुई है फॉर द टॉर्न लिगामेंट है और उसको पैरासिटामोल दी गई थी। अब 1 दिन के बाद उसका पेन वर्स होना शुरू हो गया है, पल्स उसकी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है। ओके, ठीक है, और सोडियम कम हो गया, बहुत ज़्यादा सोडियम कम हो गया, हाइपोनाट्रीमिया वगैरह डेवलप हो गया। तो एस्टामाइनोफेन की वजह से क्या हो गया, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट टीडीएच है। तो आपने हाइपरटोनिक सलाइन इस्तेमाल करना होता है, इसके अलावा फ्यूरासिबाट भी आपने इस्तेमाल करना होता है। क्लियर? हाइपोनाट्रीमिया में आप हाइपरटोनिक सलाइन देते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक फुल टर्म इन्फेंट को डिलीवर किया है, इसके बाद उसको वीक हो गया और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में चली गई, पेल हो गया विद पेटिची और एक्सट्रीमिटीज़ है। सही है, पेल है, पिटिची एंड एक्सट्रीमिटीज, दैट मीन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, एचबी कम हो गया है, हिमोलिसिस है। ओके, एएनए का लेवल नॉर्मल है लेकिन शिस्टियोसाइट मिल रही है। ओके, और आरबीसी कास्ट में मिल रही है, दैट मीन्स रीनल फेलियर हो चुका है, एक्यूट रीनल फेलियर है। ओके, और हिमोलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिल रहा है। माइक्रो यानी अ, कौन सा एनीमिया होता है, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया होता है, तो ये इसको बोलते हैं हम। ओके, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पेशेंट है जिसको नेफ्रोलिथियासिस है, 5 साल से उसने 5 साल से उसको 6 किडनी स्टोन्स हो चुकी है, उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर को भी किडनी के स्टोन्स होती है, ठीक है। और कैल्शियम, फॉस्फेट सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन हेक्सागोनल क्रिस्टल है, हेक्सागोनल क्रिस्टल आपको देखने को मिलते हैं और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, तो सिस्टाइन स्टोन में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, रीसेंट ऑनसेट ऑफ हेमोप्टाइसिस है। ओके, हेमोप्टाइसिस है और एक्यूट रीनल फेल्योर है, एंटी-जीबीएम पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक गुड पास्चर सिंड्रोम हो जाता है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाती है, एंड स्टेज रीनल डिजीज है, डायबिटीज मेलिटस की वजह से है, पेरिटोनियल डायलिसिस भी है। ओके, और 4 2 लीटर एक्सचेंजेस हो रहा है दिन में, तो पेरिटोनियल डायलिसिस की कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, हाइपोटेंशन आपको देखने को मिल सकता है, इसके अलावा एरिथमियास भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हाइपोटेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक पेशेंट है जिसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन और रीनल डिजीज है, सीरम क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, प्रोटीन यूरिया +2 का है, राइट किडनी 7 सेंटीमीटर की है, लेफ्ट किडनी 10 सेंटीमीटर की है। ओके, तो क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे आप, रीनल बायोप्सी करा लोगे, मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी कोई सिस्टिक डिजीज तो नहीं है किडनी के अंदर, बायलैटरल इनलार्ज किडनी है। 12 ईयर ओल्ड बॉय है जिसको फैमिली हिस्ट्री है रीनल डिजीज की, मेल ज़्यादा अफेक्टेड है, दैट मीन्स एक्सीडेंट रिसेसिव है, ऑडिटरी नर्व डिसफंक्शन और ओकुलर लेंस डिसलोकेशन है, दैट मीन्स एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है, माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया भी होता है। ओके, 50 ईयर ओल्ड है जिसको डायबिटीज मेलिटस 15 साल से डायग्नोस हुई थी, पुअरली कंट्रोल्ड है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आपको नोडुलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस देखने को मिलती है, विल्सन विल्सन नोडुल देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको ब्रोंकोनिमोनिया के लिए ड्रग्स दी गई थी। ओके, उसको 2 दिन पहले हुआ था फीवर, चिल्स और स्किन रैश हुआ था। पेरिफेरल सॉरी, ड्रग लेने के बाद उसको रैश हो गया, इओसिनोफिलिया है, आर्थल्जिया वगैरह हो रहा है और HbA1c नॉर्मल है, दैट मीन्स एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है जिसमें इओसिनोफिलिया, फीवर, रैश आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? ड्रग्स की वजह से देखने को मिलता है। अब वो कौन सी ड्रग होती है जिसमें आपको एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस देखने को मिलता है, ठीक है? तो मैं आपको ड्रग बता देता हूँ, लाइक इसका निमोनिक होता है PQRS, पी से पेनिसिलिन होती है, क्यू से आपकी आपकी क्विनोलोन आ जाती है, आर से आ जाती है आपकी लाइक रिफेम्पिन है और एस से आपकी सल्फर ड्रग आ जाती है, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 36 पे आ जाते हैं, एक पेशेंट अनकॉन्शियस है, एफिब्राइल है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डार्क यूरिन पास किया है। ओके, यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट पॉजिटिव है ब्लड के लिए, लेकिन कोई आरबीसी नहीं है, दैट मीन्स कि मायोग्लोबिन यूरिन में आ रहा है, तो ये मायोग्लोबिन यूरिया की निशानी होती है। अगर आरबीसी पॉजिटिव होते तो वह हीमोग्लोबिन यूरिया था। नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है जिसको सीओपीडी हुआ है, प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन हुई है रेस्पिरेटरी फेल्योर के लिए, बहुत सारे यीस्ट मिल रहे हैं ओके यूरिन के अंदर, और एफिब्राइल है, फोलिस डाला गया जिसमें डार्क येलो यूरिन आना शुरू हुआ है, यूरिन कल्चर में आपको 10,000 से ज़्यादा कैंडिडा अल्बाइकन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी, ओके, ट्रीट आपने जब करना है जब यूरिन एनालिसिस आपको 25 डब्ल्यूबीसी आपको मिले तब आपने ठीक करना होता है। इसके बाद लेफ्ट फ्लैंक पीना जो कि ग्रोइन में रेडिएट कर रहा है, तो आपने नॉन कंट्रास्ट हेलिकल सीटी स्कैन कराना होता है यूरेटरी स्टोन को डायग्नोस करने के लिए। मल्टीपल माइलोमा में जो रीनल फेल्योर होता है वो किस मैकेनिज्म की वजह से होता है, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन की वजह से होता है, लाइट चेन की वजह से होता है, कास्ट नेफ्रोपैथी सब की वजह से देखने को मिलता है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जीएफआर होती है। ओके, तो जीएफआर होती है, जीएफआर के लिए सीरम क्रिएटिनिन कैन इंक्रीज आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ कुक मीट, ये आपको देखने को मिल सकता है। फास्ट पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है। वैसे मेन तो इनोलिन इस्तेमाल करती है, लेकिन प्रैक्टिकली क्रिएटिनिन इस्तेमाल करती है जीएफआर को देखने के लिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ हेमोडायलिसिस, कौन सी हेमोडायलिसिस नहीं होती, क्रिएटिनिन क्लीयरेंस अगर 20 ml पर मिनट की है, बाकी सारी
इंडिकेशन होती है हीमोडायलिसिस की। क्या-क्या इंडिकेशन थी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एंजुरिया है, रेजिस्टेंट हाइपरकैलेमिया होता है, यूरेमिक एन्सेफलोपैथी, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस है और फ्लूइड ओवरलोड है। इस केस में आपने करनी होती है हीमोडायलिसिस, ठीक है। अब नेफ्रोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ड्रग कॉजिंग लैक्टिक एसिडोसिस रीनल फेल्योर वाले पेशेंट में तो मेटफॉर्मिन होती है। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, तो एस इनहिबिटर बायलैटरल डिजीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, यूनिलैटरल में दे सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट और ग्रॉस हीमोचूरिया आ रहा है तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है। और अगर माइक्रोस्कोपिक आ रहा होता है तो वो आईजीए होती है, बर्जर डिजीज होती है। रिस्पॉन्स टू द स्टेरॉइड, तो रिस्पॉन्ड को जो स्टेरॉइड को जो रिस्पॉन्ड करता होता है वो मिनिमल चेन डिजीज होता है। ओके, टैग कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होना, लिपिडूरिया होना, प्रोटीन 3.5 से ज़्यादा का होना, ओके, फैटी कास्ट आना, और ये आपको मिनिमल चेन डिजीज में देखने को मिलता होता है, सॉरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है। सब रेक्नॉइड हेमरेज है, बायलैटरली पाल्पेबल किडनीज है, नेक रिजिडिटी है, दैट मींस पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। एसोसिएशन मैंने बताई थी, क्रोनिक डायबिटिकुलर था, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट था, ओके, हाइपरटेंशन मैंने बताई थी, बैरन एनेरिज्म बताया था, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन और लिवर सिस्ट बताया था। टाल टेंटेड टी वेव है, इसके बाद पी वेव गायब हो जाती है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होना शुरू हो जाता है, फिर साइन वेव्स होती है, क्लियर। ये आपको हाइपरकैलेमिया में देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट ऑफ ओलिगोयूरिया ड्यू टू डिहाइड्रेशन, प्रीरीनल एज़ोटीमिया, तो आपने फ्लूइड की रिप्लेसमेंट करनी होती है। नॉन कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेथनॉल पॉइजनिंग की वजह से होता है। निमोनिक मैंने बताया था, मड पाइल्स, मेथनॉल, यूरेमिया, डीके मैंने बताया था, ओके, मोटे-मोटे काज थे। हिमाचूरिया, एडीमा, ओलिगोयूरिया, हाइपरटेंशन, होप बताया हुआ, हाइपरटेंशन वाला निमोनिक, ओलिगोयूरिया था, पी से प्रोटीन यूरिया और ई से एडीमा, तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में देखने को मिलता होता है। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडीमा के लिए आप डायबिटिक्स करते हैं और फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करते होते हैं, ठीक है, लोग डायबिटिक देते होते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ थायराइड डायबिटिक, तो हाइपोकैलेमिया करवा देती है, जबकि स्पाइनोलैक्टोन हाइपरकैलेमिया करवा देती है। बायलैटरली स्मूथ इनलार्ज किडनी है तो उसका कॉज क्या हो सकता है? माइलोइडोसिस होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, ओके। यानी अगर स्मूथली इनलार्ज किडनी है तो माइलोइडोसिस है, और अगर सिस्टिक सिस्टिक मैसेज है तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का काज क्या होता है? हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैल्सियमिक, हाइपोक्लोरेमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडुरिया देखने को मिलता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कौन सिंड्रोम में भी देखने को मिलती है, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद है कि बायोप्सी फाइंडिंग इन जॉइंट पेन, ओके, हिमाचूरिया, पाल्पेबल पर्परा बटक्स में, हिनोशोलिन पर्परा में आपको डिफ्यूज आईजीए डिपोजिशन देखने को मिलती है। पीएच 7.22 से कम है, बाइकार्बोनेट आपके क्या है? बाइकार्बोनेट थोड़े ज़्यादा है उल्टा, और CO2 ज़्यादा है, दैट मीन्स एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ड्रग जो कि एक्यूट रीनल फेल्योर नहीं करवाती, एस्टामाइनोफेन नहीं करवाती, बल्कि एस्टामाइनोफेन तो लीवर को उड़ा देती है। प्योर नेफ्राइटिक सिंड्रोम तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव मिक्स्ड होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ठीक कर सकते हैं वो मिनिमल चेन डिजीज होता है। फेमरल वेन थ्रोम्बोसिस इन केस ऑफ सीकेडी, वो क्यों होती है? लॉस ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3, वैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है ऐसा। और थ्रोम्बोसिस असल में क्यों होती है? वो यूरेमिया की वजह से ज़्यादा देखने को मिलती है। हाइपरकैलेमिया का जो इमीडिएट मैनेजमेंट होता है वो 10 ml IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देने होते हैं। ड्रग टू बी अवॉइडेड इन बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, तो एस इनहिबिटर होता है। एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, ये आप घर पे कर सकते होते हैं। इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस, तो उसमें आपको बताया था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, ओके, एनुरिया था, रेजिस्टेंट हाइपरकैलेमिया था, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, यूरेमिक एन्सेफलोपैथी आपको देखने को मिलती है, और फ्लूइड ओवरलोड था। लॉइंग पेन है विदाउट एनी फीवर है, ओके, तो और इसके अलावा कोई मास होना चाहिए तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। नॉर्मल एनाइन गैप आपको डायरिया में देखने को मिलता होता है, ओके। नॉर्मल एनाइन गैप को बोलते हैं हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी नगमा मैंने बताया था, इसका निमोनिक था हार्ड एस, जिसमें हाइपर एलिमेंटेशन, एडिसन डिजीज, आरटीए बताया था और डायरिया बताया था। एब्डोमिनल पेन विद रैश ऑन लेग्स, तो हिनोशोलिन पर्परा होता है। ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो प्रेडनिसोलोन होती है। इसके अलावा मैंने निमोनिक बताया था, स्कैम, ओके, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पर्सन है जो कि हॉस्पिटल में आया विद निमोनिया और सीवियर सेप्सिस है। क्रिएटिनिन 1.9 है, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया, परफियन को ठीक करने के लिए क्रिएटिनिन बढ़ गया, विद ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स मिल रही है, ट्यूबुलर कास्ट मिल रहा है, तो इस्कीमिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया। रीनल एब्नॉर्मेलिटी एंड निमोनिया जो कि पिपार्सलिन और टेज़ोबैक्टम से आपने ठीक किया। पेनिसिलिन को ठीक करने की वजह से फीवर, आर्थ्रल्जिया, रैश, इओसिनोफिलिया देखने को मिल सकता है, तो ये एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है। इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया, तो आपने 10 ml और 10% IV ग्लूकोनेट देना होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है। पाल्पेबल मास ऑन बोथ, ओके, palpable mass on both the kidneys, okay, both side of abdomen, और हाइपरटेंशन है तो एडल्ट ऑनसेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है, ओके। अगर आपसे सवाल पूछे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराते हैं और ट्रीटमेंट क्या क्या दोगे, ओके। लाइक ये शायद पहले नहीं आया ना, इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा,
पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो अल्ट्रासाउंड होती है। अल्ट्रासाउंड बेस्ट इनिशियल और स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एमआरआई मोस्ट एक्यूरेट होती है और एनेरिज्म को देखने के लिए एमआरआई एंजियोग्राफी कराते हैं और इसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है इस इन्हिबिटर से। टोलवेप्टिन आपने इस्तेमाल करनी है, ये सिस्ट की फॉर्मेशन को स्लो कर देती है। बाकी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आपने देनी होती है। नेक्स्ट है कि आगे चलते होते हैं, अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक है विद एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, तो हीमोडायलिसिस आपने करनी है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के अंदर। हाइपरटेंशन है, प्रोटीन यूरिया प्लस 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 है, तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर नेक्रोसिस है। अगर हाइपरटेंशन नहीं होता तो मिनिमल चेन डिजीज लगा देते हैं बच्चों में। डार्क ब्लड यूरिन है आफ्टर 2 डे हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो आईजी नेफ्रोपैथी है। यंग गर्ल जिसकी आरएफटी डिरेंज है, आर्थराइटिस और फोटोसेंसिटिविटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आरएफटी खराब है, आर्थराइटिस है, फोटोसेंसिटिविटी है, डेट मींस लूपस नेफ्राइटिस है। फ्रैंक हीमाचूरिया और हीमोप्टिसिस है, तो एक गुड पार्चर सिंड्रोम में होता है। अगर बीपी कम है और वॉमिटिंग आ रही है तो आपने नॉर्मल सलाइन से आपने इसको मैनेज करना है। पेरिडीनल एजोटीमिया पॉसिबल हो सकता है। एन यूरिया फॉलोड बाय पोलीयूरिया, तो एक्यूट किडनी इंफेक्शन में आपको देखने को मिलता है। प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, एडीमा और लिपिडूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। जॉइंट पेन, हिमाचूरिया, पाल्पेबल पर्परा, नॉन पर्परा में होती है। आईजी रेपोजिशन होती है। हाइपर एक्यूट टी वेव हाइपरक्लीमिया में देखने को मिलती है। सक्सेशन सप्लाइज गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में होता है, इसमें मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देखने को मिलती है। ओके, सीकेडी वाला पेशेंट है जिसने अगर सीटी स्कैन कराना है और तो क्या करें, हाइड्रेशन को अच्छे से मेंटेन करें और एलोपिरिनोल ले ले। सीकेडी वाला पेशेंट है, साइलेंट मर्मर है सिस्टोलिक का, तो वो फ्लो मर्मर अनीमिया की वजह से होता है। ठीक है, कंप्रेशन फ्रैक्चर है और सीवियर पेन हो रहा है लेकिन कोई न्यूरोलॉजिकल साइन नहीं है, तो आपने इंजेक्शन डेक्सामेथासोन आपने देना होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपको देखने को मिल सकता होता है। हाइपोनेट्रीमिया आफ्टर द ड्रेनेज ऑफ सबड्यूरल हीमाटोमा, ओके, तो सर्जरी के बाद या ट्रॉमा के बाद सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच हो सकता है जिसमें हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन टू डिफरेंशिएट एक्यूट किडनी इंजरी और सीकेडी, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते होते हैं। अल्ट्रासाउंड में किडनी का मास श्रिंक हो जाएगा सीकेडी में। एंटीजीबीएम एंटीबॉडी गुड पार्चर सिंड्रोम में होती है। हेमोडायलिसिस में जो बेस्ट आइसस होता है वो एवी फिस्टुला से करते होते हैं। हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट और कोका कोला कलर्ड यूरिन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में होता है। सीकेडी वाले पेशेंट में अगर सीटी स्कैन कराना है तो हाइड्रेशन को मेंटेन करें। अगर यूरिक एसिड के लेवल ज़्यादा है तो प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन आपने करनी होती है। इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ हाइपरक्लेमिया, तो 10% आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है। एंटीबायोटिक फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन प्रेगनेंसी, तो इसमें रट्टा मार लेना कैन होते हैं। सिफ्लेक्सिन, अमोक्सिलिन, नाइट्रोफुरेंटोइन। हाई प्रोटीन अवॉइडेड इन सिरोसिस, क्यों, तो वो वाइट हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, इसके अलावा डिहाइड्रेशन को अवॉइड करती है। कॉन्स्टिपेशन होती है, हाइपोक्लीमिया होती है, इन्फेक्शन होता है, पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग होती है, प्रोटीन लोडिंग होती है। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड कर जाता है, खासतौर पर मिनिमल चेन डिजीज होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और ओलिगोयूरिया हो गया, तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है या हेपेटोरेनियल सिंड्रोम भी हो सकता है, नहीं बल्कि ओलिगोयूरिया है। ओके, तो एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकता है। हिर्सुटिज्म इज अ साइड इफेक्ट ऑफ स्टीरॉयड, इसके अलावा सिमिटिडिन की वजह से, डाइजॉक्सिन की वजह से नहीं, हिर्सुटिज्म आपको एंड्रोजन की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, काज ऑफ पोलीयूरिया, ओके, पोलीयूरिया हाइपरकैल्सीमिया की वजह से होता है। हाइपरकैल्सीमिया क्या करती है, एडीएच को इनहिबिट कर देती है जिसकी वजह से पोलीयूरिया हो जाता है। वाटर एक्सेस है रिलेटेड टू द हाइपोनेट्रीमिया, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है ड्यूरिंग डाययूरेटिक थेरेपी है। ओके, ड्रग टू बी अवॉइडेड इन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, तो एस इनहिबिटर होता है। सीकेडी में जो ड्रग अवॉइड करना है वो मेटफॉर्मिन होता है। ओके, फाइंडिंग ऑन सीबीसी इन केस ऑफ अल्कोहलिज्म, तो एमसीवी ज़्यादा होता है। रिस्क ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्यों होगा, क्योंकि एंटी थ्रोम्बिन 3 यूरिन में लॉस हो रहा है। मैनेजमेंट ऑफ पेरिकार्डाइटिस ड्यू टू सीकेडी, तो पेरिकार्डाइटिस है, इंसेफ्लोपैथी है, तो आपने हीमोडायलिसिस करना होता है, डायलिसिस करना होता है। हीमाचूरिया प्रोटीन है 5 दिन के बाद हो रहा है तो आईजीए नेफ्रोपैथी। 1 से लेकर 4 हफ्ते के बाद होता है तो वो आपको नोट करना होता है, वो होता है आपका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। स्मॉल सेल कैंसर में जो आपको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है वो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच होता है। इसके अलावा कुशिंग भी होता है और लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम होता है। ग्रोस हीमाचूरिया इन सोर थ्रोट आफ्टर फ्यू डेज एगो, तो आईजीए नेफ्रोपैथी होता है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया इन सीकेडी, एरिथ्रोपोएटिन डेफिशिएंसी या यूरेमिया के टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से या आयरन फोलेट के रीअब्सॉर्प्शन की वजह से, ना रीअब्सॉर्प्शन ना होने की वजह से होता है। टाल टेंटेटिव वेव हाइपरक्लीमिया में देखने को मिलती है। नगमा का कॉज होता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। हाइपरक्लीमिया ये एस इनहिबिटर की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक की वजह से भी हो सकती है, लाइक स्पाइरोलैक्टोन है। पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी हाइपोनेट्रीमिया हो चुका है तो आपने 3% हाइपरटोनिक सलाइन आपने इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, ओके, हाँ, ये सफ़ा रिपीट हो रहा है। अच्छा, अब नेफ्रोलॉजी में मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ड्रग टू बी अवॉइडेड इन सीकेडी, तो आपने क्या अवॉइड करना होता है, मेटफॉर्मिन देना नहीं देनी होती। ओके, जबकि बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में एस इनहिबिटर नहीं देनी होती और आपने रीनल एंजियोग्राफी करनी होती है। हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट 4 से लेकर 6 हफ्ते पहले थी और कोला कलर्ड यूरिन आया तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। आईजीए नेफ्रोपैथी में हिस्ट्री डेज में होती है। एक ही आई और सीकेडी को डिफरेंशिएट करने के लिए अल्ट्रासाउंड किडनी करते होते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन है। ओके, स्टोन्स के लिए करते होते हैं।
फ्रैंक हेमाचूरी और हेमोप्टाइसिस ऑफ द गुड फास्टर सिंड्रोम एंटी जीबीएम एंटीबॉडी होती है। वैगनर में आपको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलती है, लोअर की भी होती है। डायलिसिस कब करते हैं? जब अगर जीएफआर 10 से कम हो जाता है, मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज होता है। और दूसरी इन्वेस्टिगेशन का निमोनिक मैंने बताया था, मारूफ है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एंड्यूरिया है, आर्से रेजिस्टेंट हाइपरक्लीमिया है, यूसे यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस और एन्सेफलोपैथी और एफ से फ्लूइड ओवरलोड है। ओके, क्लियर। एक्यूट रीनल फेल्योर है और सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है और ओकुलर लेंस डिस्लोकेशन है। तो एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है, एक्सीलेंट डोमिनेंट होता है। एक्सीलेंट डोमिनेंट तो फीमेल में होना चाहिए था ज़्यादा। अच्छा, हाइपर एक्यूट टी वेव्स होती है ईसीजी पे, तो ये हाइपरक्लीमिया में देखने को मिलती है। हाइपरक्लीमिया में टी वेव फ्लैटेंड हो जाती है, यू वेव आ जाती है। इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ हाइपरक्लीमिया इज आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट है। और मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटी इन पायलोरिक स्टेनोसिस और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है विद हाइपोक्लीमिया। एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। ओके, हाइपोनेट्रीमिया के अंदर आपने ट्रीटमेंट करना होता है टू प्रिवेंट सेरेब्रल एडिमा, तो आपने 3% हाइपोटोनिक सलाइन देना होता है और आपने फिरासिमाट देना होता है। और अगर आपने कहती है कि अगर आपने हाइपोनेट्रीमिया को जल्दी जल्दी ठीक कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाइपोनेट्रीमिया को अगर हमने बहुत जल्दी ठीक कर लिया, तो उसकी वजह से एक सिंड्रोम हो जाता है। और सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? ठीक हो गया। और सिंड्रोम को बोलते हैं ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। ओके, सही हो गया। हाइपोनेट्रीमिया को अगर आपने बहुत जल्दी ठीक कर लिया तो ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम हो जाएगा। और अगर आपने हाइपरनेट्रीमिया को बहुत जल्दी ठीक कर लिया तो आपको सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा। और अगर आपसे सवाल पूछे फ्री वाटर डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सोडियम डिवाइडेड बाई 140 -1 है, मल्टीप्लाई टोटल बॉडी वाटर, जो कि मेल्स में 0.6 होता है और फीमेल में 0.5 आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये भी हो जाएगा। सही है। इसके अलावा ये चैप्टर ऑलमोस्ट मोटे मोटे पॉइंट्स आपके हो गए हैं। अच्छा, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच के क्या काजेस होते हैं? मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है, लाइक लंग्स के कैंसर की वजह से, प्रोस्टेट के कैंसर की वजह से, पेनक्रियास की वजह से, सीएनएस के डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, लाइक मेनिंगोइनफ्लाइटिस है, स्ट्रोक है, ट्रॉमा है, चेस्ट के डिजीज है लाइक टीबी, निमोनिया, एस्परजिलोसिस है। ड्रग्स लाइक एंटी कन्वल्सेंट, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट है या साइटोटॉक्सिक ड्रग है लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड है, उसकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। मैनेजमेंट क्या होती है? फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन आपने करनी होती है। इसके अलावा आपने एडीएच के एंटागोनिस्ट देने होते हैं, लाइक कोनिपेप्टिन है, टोल्वेप्टिन है, डिमिक्लोसाइक्लिन इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉनिक एसिड डीएच में। सही हो गया। बाकी मैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच के ऊपर और ज़्यादा थोड़ा सा वर्क करूँगा। ओके। और ये सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच क्या करवाता है? यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया। यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच के अलावा आपको साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में देखने को मिल सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिल सकता है और बियर पोटोमेनिया में देखने को मिल सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा था वीडियो पूरी 1 घंटे की